हाय फ्रेंड्स, हिंदी डिकोडेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने हिंदी साहित्य के कुछ प्रमुख पारिभाषिक शब्दों के विषय में जाना था। दोस्तों, किसी भी विषय को या किसी भी टॉपिक को समझने के लिए, किसी भी भाषा को समझने के लिए ये जरूरी होता है कि उसमें प्रयोग किए गए शब्दों के अर्थ हमें अच्छी तरह से मालूम हो, तभी हम उस भाषा, उस विषय, उस टॉपिक को अच्छे तरह से समझ सकेंगे। इसी प्रकार हिंदी साहित्य जो है हमारा, ये बहुत मतलब एकदम अपार है, असीमित है। इसमें इतना कुछ है पढ़ने को, इतना कुछ है समझने को कि हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। और एक बार इसे जब हम पढ़ना शुरू कर देते हैं हिंदी साहित्य को, तो हमारा जो पढ़ने का जो रुचि है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। लेकिन हमें यदि उनमें प्रयोग हुए कुछ शब्दों के विषय में अधिक जानकारी हो तो उन्हें समझना हमारे लिए अधिक आसान हो जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने पिछले अध्याय में हिंदी साहित्य में प्रयोग होने वाले कुछ पारिभाषिक शब्दों पर चर्चा की थी। आज हम उसी अध्याय को चालू रखेंगे, अपनी उसी श्रृंखला को जारी रखेंगे और हिंदी साहित्य में प्रयोग होने वाले आगे के प्रमुख शब्दों के विषय में जानेंगे। आज का पहला शब्द है मेरा ललित निबंध। दोस्तों, जिस निबंध में परिष्कृत भाषा के द्वारा भावनात्मक अनुभूतियों एवं बौद्धिक विश्लेषण को प्रस्तुत किया जाता है, वही निबंध जो होते हैं ललित निबंध कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर जो कुटुज है, जिसके लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि जो कुटुज निबंध है यह एक ललित निबंध है। शब्द हम सभी जानते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे का, खा, गा, इनसे मिला के जब हमारे शब्द बनते हैं, जैसे सुंदर, अच्छा, ये सब किताब, ये सब शब्द हैं। आंचलिक शब्द जो कि किसी एक विशेष क्षेत्र में बोले जाते हैं, उन्हें आंचलिक शब्द कहते हैं, जैसे नेपटेम आदि। जातीय शब्द, जातीय यानी कि एक ही मूल के शब्दों को जातीय शब्द कहते हैं। जैसे हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत से निकली किसी क्षेत्रीय भाषा का शब्द अब भला हिंदी भाषा का शब्द है, और बांग्ला में हम इसे क्या कहते हैं, भालो, और भल हम इसे कहते हैं मैथिली में। शब्द एक ही है लेकिन अलग अलग तरीके से बोला जाता है। तत्सम शब्द, संस्कृत भाषा का शब्द जब अपने मूल रूप में प्रयुक्त होता है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे गुरु, प्रभु, जब हम इन्हें अध्यापक की जगह गुरु लिखते हैं, भगवान की जगह प्रभु ही लिखते हैं, तो ये तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द, जब संस्कृत भाषा के शब्दों में कुछ परिवर्तन करके हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे दही और आंख हिंदी भाषा के हैं, जबकि तत्सम शब्द इनके हैं दधी, दही को दधी कहते हैं और आंख को अक्षी कहते हैं। विजातीय शब्द, दोस्तों, किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले दूसरी भाषा के शब्दों को विजातीय शब्द कहा जाता है। स्टेशन, कॉलेज, बहन, पोशाक आदि इसके उदाहरण हैं। शैली किसे कहते हैं दोस्तों? विचारों एवं भावों को अभिव्यक्त करने का कलात्मक ढंग ही शैली कहलाता है। अब शैली में आलोचनात्मक शैली किसे कहते हैं? जब किसी विषय के शब्द में उसके गुण दोष का विश्लेषण करते हुए उससे संबंधित विचारों की अभिव्यक्ति हम करते हैं, तो वहाँ आलोचनात्मक शैली प्रयोग की जाती है। जैसे संस्कृत के विकास के लिए मानसिक स्वातंत्र्य अनिवार्य है। अलग सोचने की, विभिन्न प्रकार से सोचने की, प्रयोग करने की, बोलने और ना बोलने की स्वाधीनता के बिना सांस्कृतिक विकास नहीं हो सकता। ये सच्चिदानंद हीरानंद ने प्रयोग किए आलोचनात्मक शैली। उदाहरण शैली, जब लेखक अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते समय विभिन्न लेखकों एवं विचारकों के कथनों को प्रमाण स्वरूप उद्धृत करता है, यानी कि उदाहरण देता है, वहां उदाहरण शैली प्रयोग होती है। पराधीनता सर्वदा कष्टदायक होती है। इसमें किसी को कभी सुख नहीं मिलता, चाहे उसे सारे भौतिक सुख के साधन उपलब्ध करा दिए जाए। ये तुलसीदास ने कहा था, पराधीन सपने हो सुख नाही। अब देखते हैं गवेषणात्मक शैली किसे कहते हैं। जब रचनाकार किसी विषय से संबंधित अपनी खोजपूर्ण अभिव्यक्ति को विशेष सावधानी से प्रस्तुत करता है, तो उसकी प्रस्तुति के ढंग को गवेषणात्मक शैली कहा जाता है। उदाहरण, ज्ञान राशि के संचित कोश का ही नाम साहित्य है।
सब तरह के भावों को प्रकट करने की योग्यता रखने वाली और निर्देश होने पर भी यदि कोई निज का साहित्य नहीं रखती तो वह रूपवती भिखारिन की तरह ही आदरणीय नहीं हो सकती। ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो गवेषणात्मक शैली है उसका एक उदाहरण है। चित्रात्मक शैली, जिस शैली से किसी व्यक्ति, घटना, वस्तु या विषय का चित्र सा बनकर सामने आ जाए वहाँ चित्रात्मक शैली प्रयोग होती है। भावात्मक शैली, हृदय स्पर्शी एवं भावनाओं को प्रबल करने वाली आलंकारिक काव्यात्मक शैली भावात्मक शैली कहलाती है। वर्णनात्मक शैली, वह शैली जिसमें किसी वस्तु या घटना के वर्णन की प्रधानता हो। अब मैं एक उदाहरण इसमें लिखा है, ऊंचे ऊंचे वृक्ष, हरे भरे मैदान, मतलब जहाँ वर्णन किया गया हो, उनके बीच बहते हुए पानी के पतले पतले स्रोतों की छटा, स्थान स्थान पर मनोरम फूल खिले थे, पेड़ों पर चिड़ियों का कलरव, ठंडी आनंददायक हवा तन मन को प्रफुल्लित कर रही थी। विचारात्मक शैली, जिस शैली में रचनाकार के विचारों की प्रधानता हो उसे विचारात्मक शैली कहा जाता है। जैसे कविता करने से ही कवि की पदवी नहीं मिलती, जो कवि के हृदय और कवि के काव्य मर्म को जान सकते हैं वे भी एक प्रकार के कवि ही होते हैं। अगली है विवरणात्मक शैली, जिस शैली में किसी विषय के सभी पक्षों का पूर्ण विवरण देते हुए अभिव्यक्ति की जाती है उसे विवरणात्मक शैली कहा जाता है। विवेचनात्मक शैली, जिस शैली में किसी विषय के अंग प्रत्यंग का वर्णन एवं विवेचन किया जाता है उसे विवेचनात्मक शैली कहा जाता है, यानी कि पूर्ण तरीके से विवेचन करके जो लिखा जाए उसे ही विवेचनात्मक शैली कहते हैं। संस्कृति, जन का मस्तिष्क है, संस्कृत के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है, ये इसका उदाहरण है। व्यंग्यात्मक शैली, किसी विषय वस्तु की व्यंग्य के रूप में की गई प्रस्तुति को व्यंग्यात्मक शैली कहा जाता है। जैसे मैं उनके रौद्र रूप को देखकर सहम गया, मुझे सहमना ही पड़ता था। एक तो वे मेरी श्रीमती थी, उस पर एमए प्रथम श्रेणी, इसके साथ ही चित्रकार, गायिका, कवित्री, नेत्री और ना जाने क्या क्या थी। भगवान का शुक्र है कि अभिनेत्री नहीं थी, वरना मेरी बची कुची इज्जत का भी जनाजा निकलना अनिवार्य हो जाता। ये है व्यंग्यात्मक शैली का एक उदाहरण। अगला शब्द है संस्मरण, हिंदी साहित्य का। दोस्तों, जब किसी घटना स्मरणीय तत्व को सशक्त व रोचक भाषा शैली के प्रयोग से यथार्थ किया जाता है तो उसे संस्मरण कहा जाता है। अगला और आज का मेरा अंतिम शब्द है सूक्ति, किसी महत्वपूर्ण शाश्वत सत्य के संबंध में कही गई संक्षिप्त उक्ति यानी कि कथन, उसी को सूक्ति कहा जाता है। जैसे प्रेम की भाषा शब्द रहित होती है। तो दोस्तों, ये हमने जाने हिंदी साहित्य में प्रयोग होने वाले कुछ प्रमुख शब्दों के अर्थ, यानी कि उनके अर्थ, परिभाषा, उनके विषय में हमने जाना। वैसे तो हिंदी साहित्य में इतने शब्द हैं कि सबको लिख पाना, सबका अर्थ बता पाना बहुत असंभव है। फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि हम अधिक से अधिक शब्दों पर आगे के अध्यायों में इसी प्रकार चर्चा करते रहें। साथ ही हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम अपने आगे के अध्यायों में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।